चुनाव की तारीख तय होनी बाकी है, लेकिन असली लड़ाई सीमांचल में शुरू हो चुकी है। ओवैसी की रणनीति, महागठबंधन की बेचैनी और बीजेपी की खामोशी। इस बार का खेल दिलचस्प होने वाला है। अब जरा देखिए, 2020 में 5 सीटें मिली, 2025 में 50 से 100 सीटों पर दावा कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का यह विस्तार सिर्फ चुनावी चाल है या बिहार की राजनीति में नई समीकरण बनाने वाले हैं? दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे उस सियासी खिलाड़ी की जिसने बिहार की राजनीति में पूरी तरह से हलचल मचा रखी है। असदुद्दीन ओवैसी। सियासत का जाना माना चेहरा और बेबाक आवाज। याद कीजिए, 2015 में पहली बार एआईएमआईएम ने बिहार की जमीन पर कदम रखा था। तब नतीजा पूरी तरह निराशाजनक रहा। 6 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी हार गए। खाता भी उस वक्त नहीं खुला था। लेकिन 2020 ने तस्वीर बदल दी। सीमांचल की 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए और 5 सीटों पर जीत मिली। यह जीत सिर्फ 5 सीटों की नहीं थी, बल्कि इसने महागठबंधन की कमर तोड़ के रख दी थी। और कहा जाता है कि बीजेपी नीतीश गठबंधन को फायदा पहुंचा दिया गया। इस बार हालात 2020 जैसे नहीं है। ओवैसी अब नए नहीं हैं, बल्कि एक सेठ राजनीति की तरह सियासत में उतर चुके हैं। उनकी पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि चुनावी मैदान में 50 से लेकर 100 सीटों पर दम दिखाने की तैयारी है और टारगेट सीमांचल की पूरी 24 सीटें। सीमांचल यानी पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये 4 जिले और 24 विधानसभा सीटें और करीब 46% मुस्लिम बहुल आबादी। यहां आरजेडी का एमवाई समीकरण भी चलता है। यह इलाका ही बिहार की कुर्सी का रास्ता तय करता है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो अररिया में मुस्लिम आबादी 43%, किशनगंज में 68%, कटिहार में 44% और पूर्णिया में 38%। सबकी बात की जाए तो कुल मिलाकर के यह आबादी 46% मुस्लिम बहुल आबादी कहलाती है। यहां मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक है और यही वजह है कि ओवैसी का फोकस पूरी तरह सीमांचल पर है। सीमांचल की ओवैसी ने पिछड़ा, आदिवासी, दलित की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, इसलिए इसकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। विकास का वादा भी किया है। सीमांचल को हमेशा पिछड़ा बताया गया। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार की मांग ओवैसी ने बार बार उठाई है। हिस्सेदारी का भी मुद्दा हो, उनका कहना है कि बिहार विधानसभा में मुस्लिमों के आबादी अनुपात में सीटें नहीं मिलती। उन्हें हर बार सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एआईएमआईएम का दावा है कि वह मुस्लिम, दलित, आदिवासी समाज की आवाज दबने नहीं देंगे। कांग्रेस और आरजेडी को लेकर निराशा का फायदा ओवैसी उठा रहे हैं। एक बात और, 2020 में 5 विधायक जीते थे, लेकिन 4 ने पार्टी छोड़ दी, आरजेडी में शामिल हो गए। यह ओवैसी के लिए करारा झटका तो जरूर था, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार धोखा खाने वाला हर बार धोखा नहीं खा सकता। ओवैसी ने अब इस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी संगठन को ज्यादा मजबूत बनाने पर फोकस किया है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों जानते हैं कि ओवैसी का खेल सीधा सीधा उनके वोट बैंक में सेंध लगाता है। तेजस्वी यादव की यात्राओं में भी कई जगह पर मुसलमानों ने नाराजगी दिखाई है। कांग्रेस ने पप्पू यादव पर दांव लगाया है, क्योंकि सीमांचल में उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ा है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि मुस्लिम युवाओं का बड़ा हिस्सा अब गठबंधन नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे बुलंद कर रहा है। यह समस्या उन लोगों के लिए बना हुआ है। बहुतों का मानना है कि ओवैसी अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में पीएम मोदी ने खुद सीमांचल में 400 करोड़ रुपए की सौगात देकर यह साफ कर दिया है कि एनडीए सीधे मुसलमानों की वोट बैंक पर दांव नहीं खेल रहा है। मतलब बीजेपी सिर्फ ओवैसी के भरोसे नहीं है। मई 2025 की जनसभा में ओवैसी ने आरजेडी को चेतावनी भी दी थी, तुमने हमारे 4 भगाए हैं,
हम 24 लेकर आएंगे। यह बयान किसी चुनौती से कम नहीं है। उनकी नजर अब सीधे 24 सीटों पर है। तो क्या यह 2025 में एआईएमआईएम सीमांचल की राजनीति में किंग मेकर बनेगी? क्या ओवैसी का यह विस्तार महागठबंधन को तोड़ेगा या एनडीए की गद्दी पक्की करेगा? और सबसे अहम, क्या सीमांचल के मुसलमानों के लिए एआईएमआईएम पहली पसंद बन चुकी है? आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी इस बार बिहार की राजनीति का पासा पलट सकते हैं या फिर 2020 जैसा ही नतीजा दोहराया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।